आइए आज का एपिसोड एक सवाल के साथ शुरू करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप कितने बड़े घर में रहते हैं? 1000 स्क्वायर फीट के घर में, 2000 स्क्वायर फीट के घर में या 5000 स्क्वायर फीट के घर में? वैसे आपको पता है, देश में एक ऐसा बोर्ड है जिसके पास लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है। यह बोर्ड है वक्फ बोर्ड। क्या हुआ, चौंक गए ना? तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे एक खास धर्म के नाम पर पूरे भारत में जमीनें हड़प ली गई। क्या सोच रहे हैं कि आखिर यह वक्फ क्या है? तो वक्फ इस्लामिक लॉ के अंडर वैसी प्रॉपर्टीज हैं जो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए दान में दे दी गई हैं। दूसरे शब्दों में, ये वैसी संपत्ति है जिस पर अब प्राइवेट या ऑनरशिप राइट नहीं रह गया और संपत्ति अल्लाह की हो गई है। चूँकि अल्लाह इंटैंजिबल है, यानी फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, इसलिए इस संपत्ति की रखवाली वक्फ या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा एक मुतवल्ली अपॉइंट करके की जाती है। कहते हैं भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के साथ शुरू हुआ था। फिर जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंश भारत में फले फूले, भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज की संख्या भी बढ़ती रही। ब्रिटिश शासन में इसे खत्म करने की बात तो कई बार उठी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी फूट डालो और राज करो पर चलते हुए इसे कभी खत्म नहीं किया। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल ने वक्फ मामले पर सुनवाई करते हुए इसे अवैध करार देते हुए कहा था कि यह सबसे खराब और सबसे हानिकारक प्रकार की शाश्वतता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वर्ष 1913 में मुस्लिम वक्फ लेजिस्लेशन एक्ट बनाकर इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया, जिसे आज़ाद भारत में अपीजमेंट की नीति के तहत और मजबूती मिली। इसी राह पर चलते हुए 1954 में पास वक्फ एक्ट ने वक्फों का सेंट्रलाइजेशन कर दिया। इसी के थ्रू 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया या सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया, जो देश के सभी राज्यों में एस्टैब्लिश स्टेट वक्फ बोर्ड्स के काम की देखरेख करता है। बाबरी घटना के बाद इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने सारी हदें पार करते हुए साल 1995 और फिर 2013 में वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करके वक्फ बोर्ड को लैंड एक्विजिशन के अनलिमिटेड राइट्स दे दिए, जिसके बाद से वक्फ बोर्ड की संपत्ति में लगातार इजाफा होता गया। इसे यूं समझ सकते हैं कि जहां 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ भूमि पर फैली हुई थी, वहीं अब यह दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़कर लगभग 9.5 लाख एकड़ हो गई है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के डाटा के अनुसार भारत में आज वक्फ बोर्ड करीब 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को कंट्रोल करता है, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपए है। और तो और आज देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं और इन सभी स्टेट वक्फ बोर्ड का कंट्रोल मात्र 200 इंडिविजुअल्स लोग कर रहे हैं, यानी देश के कुछ 200 लोगों के पास 9 लाख एकड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति का कंट्रोल है। सबसे बड़ी बात, इस जमीन का सोसाइटी के फेवर में यूज़ भी नहीं हो रहा, बल्कि यह करप्शन और लैंड स्कैम जैसी गतिविधियों के कारण चर्चा में है। जैसे कि वक्फ बोर्ड की 70,000 से ज़्यादा या कुल प्रॉपर्टी का 8% से अधिक वर्तमान में विवाद में शामिल है। वहीं हजारों एकड़ जमीन तो ऐसी है जिस पर कोई केस केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड इतनी पावरफुल है कि आम पब्लिक इससे लफड़ा लेने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही। यही कारण है कि वर्तमान सरकार ने जल्द ही नए वक्फ एक्ट लाने की बात कही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित है। इस वक्फ एक्ट पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले आपको यह समझाते हैं कि वक्फ के पास इतनी जमीन आई कैसे। तो ऐसा हुआ क्योंकि जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि उसकी नज़र जिस भी चीज़ पर पड़ जाती थी वह उसकी हो जाती थी, वैसे ही कुछ राइट्स वक्फ बोर्ड को भी दे दिए गए, यानी जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड की नज़र पड़ गई वह उसकी हो गई। जैसे कि वक्फ बोर्ड देश में जहाँ भी कब्रिस्तान की चारदीवारी करवाता है, उसके इर्द गिर्द या आसपास की जमीन को अपनी संपत्ति मान लेता है। वक्फ बोर्ड के कुछ ऐसे केसेस के फेमस एग्जाम्पल हैं राम जन्मभूमि विवाद, मथुरा विवाद, ज्ञानवापी मामला, बेट द्वारका में 2 द्वीपों पर वक्फ का दावा आदि। वक्फ का कहना है कि कोलकाता का टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब और बंगलुरु में ITC विंडसर होटल भी वक्फ लैंड पर बने हुए हैं। वहीं सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर राइट्स का दावा किया था, जिसमें चोल काल का एक हिंदू मंदिर भी शामिल है। हाल ही में संसद भवन को लेकर भी वक्फ बोर्ड द्वारा ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि इसे देखिए। हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा
वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। अब सवाल उठता है कि वक्फ ये सब कैसे कर पा रही है। जवाब बड़ा सिंपल है, वक्फ कर पा रही है क्योंकि लेजिस्लेशन द्वारा उनकी अवैध इंक्रोचमेंट को लीगल अमली जामा पहना दिया गया है। जैसे कि वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3 में कहा गया है कि अगर वक्फ को लगता है कि जमीन उसकी है तो वह वक्फ की संपत्ति है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ वक्फ का सोचना ही काफ़ी है, इसके लिए वक्फ बोर्ड को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। अगर वक्फ यह मान लेता है कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं बल्कि उसकी है तो आपके लिए सिविल कोर्ट के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकते हैं, जो कि सीधे तौर पर नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जिसके अगेंस्ट आपकी लड़ाई है वही आपका जज बना बैठा है। दूसरे शब्दों में कहे तो यहाँ आपका कातिल ही आपका मुंसिफ है कि आपके हक में फैसले देगा। इसके तहत 2013 के वक्फ एक्ट द्वारा यह किया गया है कि वक्फ बनाने वाले कि मुस्लिम होने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया। इस तरह इस अमेंडमेंट ने किसी के भी द्वारा वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी देने के दरवाजे खोलकर जमीन जिहाद को बढ़ावा दिया। तो दूसरी ओर केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि अपने ही समुदाय के मार्जिनलाइज्ड लोगों को भी टारगेट किया। जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल्स में 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा दायर किए गए हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, तो बोहरा, सिया, पसमानदाओं आदि समुदाय का रिप्रेजेंटेशन भी लगभग शून्य है। वक्फ पर महिलाओं और अनाथों को विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए वक्फ अल औलाद प्रावधान के दुरुपयोग के भी अनेक केसेस चल रहे हैं। तो वहीं वक्फ बोर्ड पर करप्शन चार्जेस और वक्फ की जमीन बेचने के आरोप भी लगे हैं। इस संबंध में हाल ही में आई बनी पड्डी रिपोर्ट में करप्शन और वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मिसयूज़ का डिटेल दिया गया है, जिसमें कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कई हाई प्रोफाइल नेताओं के नाम शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीनों को अक्सर बाजार से कम कीमत पर पट्टे पर दे देती है, जिसे पावरफुल लोग ले लेते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। इसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा वसूले गए किराए का केवल 20% ही इंटेंटेड इंटाइटीज तक पहुंचता है, जबकि बाकी 80% करप्ट ऑफिसर्स, बोर्ड मेंबर्स और वैसे पॉलिटिकल लीडर्स जो वक्फ को बचाना चाहते हैं उनकी जेब में चल जाता है। यानी इतना तो साफ है कि प्रेजेंटली जो वक्फ मॉडल भारत में काम कर रहा है उसमें न अकाउंटेबिलिटी है न ट्रांसपेरेंसी, ऊपर से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अगेंस्ट तो है ही। इसे संसद में दिए गए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के इस बयान से समझिए। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है, इतिहास में दर्ज होगा। वैसे इतने डिस्कशन के बाद सवाल उठना लाजमी है, ये कैसा धार्मिक सामाजिक बोर्ड है जो अपने ही लोगों का शोषण कर रहा है और फिर नैतिकता की दुहाई भी दे रहा है। आखिर वे कौन लोग हैं जो इस शोषण को जायज ठहरा रहे हैं? और तो और जो लोग भारत के सेक्युलर कंट्री होने की लगातार दुहाई दे रहे हैं, वही लोग भारत को एक अल्पसंख्यकों का धार्मिक राज्य बनाने पर आमदा क्यों हैं? संविधान का रक्षक बनने वाले लोग आम पब्लिक को यह क्यों नहीं बताते कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के नाम पर वक्फ संविधान के आर्टिकल 14 से 18 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, वो भी तब जब लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीसिया और इराक जैसे देशों तक में वक्फ नहीं है। तो भारत धार्मिक शोषण के इतिहास का बोझ अपने कंधे पर क्यों ढो रहा है? क्या आज का विकसित भारत सही में फूट डालो और राज करो की नीति पर चलकर बट कर रहना चाहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सबका साथ, सबका विकास ही विकसित भारत का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल को वक्फ बोर्ड देश की सभी जमीनों पर अपना दावा करती रहेगी, जैसे कि शाह सूजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा और बीबी साहब की मस्जिद जैसे प्राचीन स्मारकों पर वक्फ ने दावा किया था। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत संरक्षित घोषित वक्फ के दायरे में नहीं आते। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड रुक गए? नहीं। वक्फ की कारगुजारियों को इस क्लिप से समझिए। तो ओनरशिप के ऊपर मैं धीरे धीरे आऊँगा सर। आप तो बताइए, आप हाथ कैसे लगा सकते हो इन द लाइट ऑफ द 89 में ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? तो कुछ भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट। भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ
इसमें नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो देन। इसी को देखते हुए वक्फ बोर्ड को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया। इसी सुधार पर अपने सजेशन देने के लिए बनी सच्चर समिति ने 2006 में और 2008 में राज्यसभा में प्रस्तुत वक्फ बोर्ड पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ने वक्फ मैनेजमेंट में सुधार के लिए रिकमेंडेशन दिए थे। वर्तमान सरकार इन्हीं कमेटी के सुझावों को मानते हुए वक्फ एक्ट में बदलाव करने जा रही है। इन बदलावों द्वारा सरकार का उद्देश्य वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट का मॉडर्नाइजेशन करना, वुमेन्स राइट्स की रक्षा करना, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में फेयर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना, मुकदमेबाजी कम करना और ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन पर जुडिशियल ओवरराइड करना है। जैसे सरकार एक्ट द्वारा आगा खानी और बोहरा संप्रदाय के लिए अलग अलग बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, तो वहीं ट्रिब्यूनल्स के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की अनुमति देकर झूठे दावों और इंक्रोचमेंट को बनकर गरीबों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में MP, MLA की भागीदारी के माध्यम से आम लोगों का रिप्रेजेंटेशन गैप भी फुलफिल कर रही है। साथ ही सरकार ने वुमेन रिप्रेजेंटेशन करने और सर्वे के बाद ही वक्फ जमीन होने की बात भी मानी है। इस तरह गवर्नमेंट का मोटो सबका साथ सबका विकास है। जहां तक सरकार ने वक्फ बोर्ड में किसी MP, MLA को शामिल करने की बात की है, उसका विरोध करते हुए अपोजिशन यह कह रहा है कि धार्मिक बोर्ड का गठन किसी खास धार्मिक समुदाय को ही करना चाहिए, तो हमें किरण रिजिजू की यह बात याद रखनी चाहिए। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं?